Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself मोहम्मद आज़म मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि हमने एक लेक्चर सीरीज जो है वो पेडागोजी की स्टार्ट की है, जिसमें आज हमारा टॉपिक क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एजेके पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसमें टीचिंग से रेलिवेंट कोई भी पोस्ट हो, उसमें से क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन से रिलेटेड एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे उन एमसीक्यूज को जो कि पेपर्स में डिस्कस किए गए हैं, पूछे गए हैं, और ये एमसीक्यूज प्रिपेयर करने के बाद आप पेपर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। According to Good 1973, classroom management primarily refers to what? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है? क्लासरूम मैनेजमेंट मींस यूजिंग proper and effective teaching methods and techniques in the classroom to maintain positive learning environment। तो इसका मकसद क्या होता है कि एक पॉजिटिव जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम में क्रिएट किया जा सके। अब पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है? इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करना होता है, रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, टाइम को मैनेज करना होता है। इन तमाम चीजों को जब आप मैनेज करते हैं तो क्लासरूम को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन को मैनेज करना होता है। तो इसमें जो है वो डिलीवरिंग लेक्चर्स इफेक्टिवली, एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर फेवरेबल learning, preparing annual exams only, controlling school finances. The correct answer is activities necessary for favorable learning। ऐसी एक्टिविटीज करना जो कि आपकी लर्निंग को, स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंप्रूव करें, उन एक्टिविटीज को कंडक्ट करना ताकि क्लासरूम को बेटरली मैनेज किया जा सके। The next one is teaching gives advanced problems to high achieving students while providing guiding practice to struggling students. This is an example of the correct answer is differentiated instruction। differentiated instruction में क्या होता है? जो learning objectives होते हैं वो टीचर के सेम होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव टीचर्स के सेम होते हैं, बट टीचर क्या करता है? एडवांस प्रॉब्लम्स देता है उन स्टूडेंट्स को जो कि ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो कि ज्यादा चीजों को बेहतर तौर पर समझते हैं, और जो स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर क्या करता है? उनको आसान क्यूरीज देता है, उनको आसान सवाल देता है। लेकिन होता क्या है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सेम होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट वन इज Which of the following is a proactive approach to classroom management? इसमें से कौन सी जो है वो प्रोएक्टिव अप्रोच है? अगर हम अप्रोच की बात करें तो एक जो है वो रिएक्टिव अप्रोच इसमें हम यूज करते हैं और एक प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करते हैं। रिएक्टिव अप्रोच हम तब यूज करते हैं जब कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी हो और उसका हमने सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना हो। जबकि प्रोएक्टिव की अगर हम बात करें तो अभी प्रॉब्लम अकर नहीं हुई, तो हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए कौन से अप्रोच यूज करते हैं? प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में। सेटिंग अप क्लियर रूल्स एक्सपेक्टेशन एट द बिगिनिंग। स्टार्ट में ही आपने क्या किया कि क्लियर रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को जो है वो आपने क्रिएट किया, एक्सपेक्ट किया, ताकि जो है वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्लासरूम में ना हो। द करेक्ट आंसर इज सेटिंग क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन एट द बिगिनिंग। ए टीचर एक्सप्लेन्स क्लासरूम रूल्स टू द फर्स्ट क्लास, कीप द स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन द टू प्रिवेंट मिसबिहेवियर। ताकि किसी भी तरह के बिहेवियर जो है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके, तो टीचर क्या करता है? स्टार्ट में ही जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो किसी भी तरह से बिहेवियर, उनका बिहेवियर जो है वो मिसबिहेवियर में कन्वर्ट ना हो। Assertive discipline, which emphasizes that teachers have right to teach
स्टूडेंट्स हैव राइट टू लर्न वाज डेवलप्ड इन 1970। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो असर्टिव डिसिप्लिन है उसको 1970 में डेवलप किया गया था। तो किसने डेवलप किया था? ली कैंटर ने इसको डेवलप किया था। तो इसमें क्या कहा गया? एम्फसाइजेस ऑन डिसिप्लिन। टीचर्स हैव राइट टू टीच। टीचर्स का राइट है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए और ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि जो इंस्ट्रक्शंस टीचर दे स्टूडेंट्स जो है वो उसको पॉजिटिवली जो है वो लें, उनसे सीखें और जो है वो उसको इंप्लीमेंट करें। The fifth one is, what is the most effective way to deal with students who is continuously whispering to another students during a lecture? एक लेक्चर के दौरान बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे के कान में सरगोशी करते हैं। दिस इज स्कोर्ड द स्टूडेंट पब्लिकली। तो स्टूडेंट्स को जो है वो पब्लिकली डांटा जाए, ये भी दुरुस्त नहीं है। कॉल द स्टूडेंट्स पेरेंट्स टू द क्लासरूम। बच्चों के पेरेंट्स को क्लासरूम में बुलाया जाए। यूज प्राइवेट सिग्नल्स और प्रॉक्सिमिटी सेंड द स्टूडेंट्स आउट ऑफ द क्लास। तो इसमें ये भी जो है वो तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं है। इनमें ये दो तरीके जो है वो दुरुस्त हैं कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाया जाए, लेकिन उससे भी पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यूज प्राइवेट सिग्नल्स और प्रॉक्सिमिटी। टीचर क्या करता है? नॉन वर्बल क्लूज यूज करता है और प्रॉक्सिमिटी जो है वो साइन यूज करता है। टीचर क्या करता है? उस स्टूडेंट्स के करीब जाता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? टीचर का जो स्टूडेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसके पास जाना, और जब टीचर उसके पास जाता है तो स्टूडेंट जो है वो उस काम को जिसकी वजह से वो मिसबिहेव कर रहा होता है वो काम वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि टीचर का प्रेशर होता है, टीचर उसके पास होता है। तो इसको हम कहते हैं यूजिंग प्राइवेट सिग्नल्स और प्रॉक्सिमिटी। The next one is, which teacher quality is shown when a teacher explain a lesson using charts, picture and models? एक टीचर जो है वो चार्ट्स का यूज कर रहा है, पिक्चर का यूज कर रहा है, मॉडल का यूज कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? असेसमेंट स्किल्स यूज कर रहा है? नहीं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ये इसकी? नहीं। नन ऑफ दीज। से पहले ये देखें, यूज टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स का यूज कर रहा है। टीचिंग एड्स में जो है वो क्या कर रहा है? वो चार्ट्स यूज किए जाते हैं, पिक्चर्स यूज की जाती हैं, मॉडल्स यूज किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप किया जा सके, स्टूडेंट्स को जो है वो लर्निंग में इंगेज किया जा सके। द करेक्ट आंसर इज यूजिंग teaching aids. The next one is, what is term redirection in the classroom management? Classroom management में redirection से क्या मुराद है? Giving guiding a students towards appropriate behavior without punitive measure। यहाँ पे क्या करता है टीचर जो है वो inappropriate behavior को appropriate behavior में कन्वर्ट करता है without punitive measures। जो है वो स्टूडेंट्स को पनिश देने के बगैर जो है वो टीचर जो है वो क्या करता है? स्टूडेंट्स को समझाता है, उसकी काउंसलिंग करता है। तो क्या होता है? उसका जो inappropriate behavior होता है वो appropriate behavior में कन्वर्ट होता है। So the redirection means guiding a student toward appropriate behavior without punitive measures. Redirection means politely stopping inappropriate behavior, helping students फोकस ऑन करेक्टिव एक्टिविटी, ताकि स्टूडेंट जो है वो जो करेक्ट एक्टिविटी है जो उनके लिए सही है, जो जिसकी वजह से उनकी लर्निंग में इजाफा होगा, वो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग में एंगेज होंगे, उन एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ विजिटनेस इन द क्लासरूम मैनेजमेंट मॉडल? विजिटनेस क्या होती है? इसको जो है वो B.F. स्किनर ने पेश किया? नो। ली कैंटर ने पेश किया? नो। विलियम ग्लेसर? नो। द करेक्ट आंसर इज जैकब कॉनिन। एक्सप्लेनेशन, द क्लासरूम मैनेजमेंट मॉडल, this classroom management model was introduced by Jacob Conin। कब पेश किया गया? इन 1970। अक्सर जो है वो पेपर में पूछा जाता है कि ये जो विजिटनेस का मॉडल है जिसको जैकब कॉनिन ने पेश किया था, कब पेश किया था? 1970 में पेश किया था। कॉनिन बिलीव दैट इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन टीचर्स अवेयरनेस एंड द क्लासरूम कंट्रोल। टीचर शुड रिमेन अलर्ट टू एवरीथिंग। टीचर को चाहिए कि वो हर सिचुएशन से अलर्ट रहे, उसको पता होना चाहिए कि जो काम उसने स्टूडेंट्स को दिया है क्या स्टूडेंट्स उसको परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है आपस में उनकी कोलैबोरेशन हो रही है, वो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टीचर्स को हर तरह से उसको हर सिचुएशन का इल्म होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज जैकब कॉनिन। द नेक्स्ट वन इज, अ फेयर टीचर इज वन who gives marks on based on biasness। अपनी मर्जी से मार्क्स दे? बिल्कुल नहीं। मेनली स्पोर्ट्स ब्राइट स्टूडेंट्स? ये भी नहीं। मेनली स्टूडेंट्स तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट करे। अवॉइड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को अवॉइड करे? बिल्कुल नहीं।
ए फेयर टीचर इज दैट हु ट्रीट्स ऑल द स्टूडेंट्स इक्वली। वो क्या करता है, तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करता है, एक तरह से ट्रीट करता है, उसकी नजर में जो है वो तमाम स्टूडेंट्स बराबर होते हैं। प्रोजेक्ट्स, बुक्स एंड कंप्यूटर्स आर पार्ट्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट। द करेक्ट आंसर इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या क्या हैं, जिसमें प्रोजेक्टर्स भी शामिल है, बुक्स भी शामिल हैं, आपके बोर्ड मार्कर्स भी शामिल हैं, आपकी बुक्स भी शामिल हैं, आपकी जो है वो कंप्यूटर्स, जो भी आपके पास लैब में कंप्यूटर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट का हिस्सा है। क्योंकि अगर हम इमोशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम स्टूडेंट्स की इमोशंस को डील करते हैं। बिहेवियर मैनेजमेंट में स्टूडेंट के बिहेवियर को मैनेज किया जाता है, जबकि सोशल मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है वो कैसे दूसरों के साथ रिलेशंस को डेवलप कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा दूसरों की जो है वो कैसे जो है वो उनके साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाता है। दिस इज रिलेटेड विद सोशल मैनेजमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड विद प्रोजेक्ट्स, बुक्स एंड कंप्यूटर्स। The next one is, which classroom management explains clear rules, expectation while treating students with respect? The correct answer is authoritative. Authoritative जो classroom management style होता है उसमें clear जो है वो रूल्स होते हैं, क्लियर रूल्स होते हैं और एक्सपेक्टेशन, तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, तमाम स्टूडेंट्स की टीचर रिस्पेक्ट करता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है जिसको जो है वो टीचर्स एक्सेप्ट करते हैं और इसको जो है वो अप्रूव करते हैं। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू चूज ओन प्रोजेक्ट्स, टॉपिक्स विद वेरी लिटिल टीचर गाइडेंस is an example of which classroom management style? The correct answer is laissez-faire. laissez-faire एक ऐसा जो है वो मैनेजमेंट स्टाइल है जिसमें स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जो है वो फ्रीडम दी जाती है, आजादी होती है और टीचर्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत कम होती है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को आजादी दी जाती है, वो खुद से जो है वो चीजों को डिस्कस करते हैं, अपने तौर पर जो है वो चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो ज्यादा सेल्फ जो है वो खुद से चीजों को सॉल्व करने लग जाते हैं। तो ये इसमें इसकी वजह से सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट में प्रमोट होता है। The next one is the best classroom style for developing confidence, responsibility, positive. तो क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो और पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो कायम हो सके, वो अथॉरिटेरियन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अथॉरिटेरियन में जो टीचर होता है वो स्ट्रिक्ट होता है। टीचर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो जो कहता है कि मैं जो चाहूं वही वैसे ही स्टूडेंट परफॉर्म करें, अपने तौर पे स्टूडेंट्स को डील करता है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है स्टूडेंट टीचर का। डेमोक्रेटिक जो है वो एक ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल है जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट से आइडियाज एक्सचेंज करता है, स्टूडेंट की भी राय लेता है, अपनी राय भी देता है। तो इसको जो है वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल कहते हैं। उसके बाद ए टीचर प्रेजिंग ए स्टूडेंट फॉर नीट एंड टाइमली वर्क यूजिंग विच डिसिप्लिन टाइप? तो टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को प्रेज करता है, उसकी तारीफ करता है फॉर नीट एंड टाइमली वर्क, वो साफ सुथरा है और साफ सुथरा जो है वो काम करता है, टाइमली वर्क करता है। तो ये एक पॉजिटिव डिसिप्लिन की निशानी है, क्योंकि नेगेटिव डिसिप्लिन वो होता है जिसमें जो है वो पनिशमेंट के जरिए से किसी भी डिसिप्लिन को, किसी भी काम को लागू करवाया जाता है। जबकि करेक्टिव डिसिप्लिन में क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम अकर हुई है उसको करेक्ट करने के लिए जो है वो करेक्टिव डिसिप्लिन यूज किया जाता है। जबकि पॉजिटिव डिसिप्लिन की ये निशानी होती है कि इसमें टीचर क्या करता है, प्रेज करता है, टीचर स्टूडेंट की तारीफ करता है ताकि उस काम को वो बेहतर तौर पर हल कर सके, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। जब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव डिसिप्लिन की, प्रिवेंटिव डिसिप्लिन में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को अकर होने से पहले जो है वो ऐसे मेजर्स लेते हैं ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ना हो और स्टूडेंट जो है उस प्रॉब्लम के होने से पहले जो है वो अपने काम को बेहतर तौर पर कर सके। तो इसको जो है वो हम प्रिवेंटिव डिसिप्लिन कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव डिसिप्लिन। प्रेजिंग स्टूडेंट फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क ऑन टाइम, गिविंग स्टार्स, स्टिकर्स, गुड बिहेवियर और सेइंग एक्सलेंट वर्क, वेल डन और इज ए पॉजिटिव डिसिप्लिन। जब आप स्टूडेंट्स को उसके काम करने के बाद उसकी तारीफ करते हैं, उसको एक्सलेंट, गुड जैसे रिमार्क्स देते हैं, या छोटे बच्चे हैं उनके फेस पे जो है वो आप स्टार बना देते हैं, तो ये एक पॉजिटिव डिसिप्लिन का साइन है। द नेक्स्ट वन इज
विच स्टाइल गिव स्टूडेंट्स मैक्सिमम फ्रीडम, लिटिल टीचर इंटरफेरेंस। तो सबसे ज्यादा टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम फ्रीडम देता है और टीचर्स की इंटरफेरेंस जो है वो कम होती है। तो लेसेस फेयर, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, लेसेस फेयर में टीचर क्या करता है, टीचर्स की जो इंटरफेरेंस होती है वो कम से कम होती है और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा आजादी दी जाती है, वो अपने तौर पर चीजों को हल करते हैं। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाइल विच इज रिलेटेड टू द लेसेस फेयर, मैक्सिमम फ्रीडम एंड टीचर interference. The next one is the teacher guides students and encourage participation is acting as। तो टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को गाइड करता है, इंकरेज करता है ताकि वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। द टीचर इज एक्टिंग एज, तो टीचर जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए फैसिलिटेटर कर रहा है, इंस्पेक्टर कर रहा है, काउंसलर कर रहा है और नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज इसमें बिल्कुल नहीं है, इंस्पेक्टर के तौर पर भी नहीं है। काउंसलर जो है वो तब होता है जब स्टूडेंट्स को वो गाइड करता है किसी भी जो है वो फ्यूचर के बारे में, कि उसने जो है वो कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, उनकी प्रॉब्लम के हवाले से उनको गाइड करता है, तो वो काउंसलर का होता है। लेकिन यहाँ टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर काम करता है, वो स्टूडेंट्स को असिस्ट करता है ताकि वो, फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो टीचर क्या करता है, उनको असिस्ट करता है कि वो किस तरह से जो है वो बेटरली किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकें। सो द टीचर इज एक्टिंग एज फैसिलिटेटर हियर। The next one is teacher honesty, punctuality and respect make the teacher। टीचर की जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, जो पंक्चुअलिटी है, रिस्पेक्ट है, वो टीचर को क्या बनाती है, काउंसलर बनाती है? बिल्कुल नहीं, क्रिटिक और टेक्नीशियन, रोल मॉडल बनाती है अपने स्टूडेंट्स के लिए। जब टीचर जो है वो ऑनेस्ट होगा, हार्ड वर्कर होगा और इसके अलावा पंक्चुअल होगा, दूसरों की रिस्पेक्ट करता होगा, तो वो टीचर जो है वो अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर स्टूडेंट्स के सामने पेश करता है। स्टूडेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उनमें भी जो है वो आपको ऑनेस्टी देखने को मिलती है, पंक्चुअलिटी देखने को मिलती है, वो भी दूसरे स्टूडेंट्स की, अपने पीयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। राइटिंग क्लासरूम रूल्स ऑन द बोर्ड एंड एक्सप्लेनिंग देम ऑन द फर्स्ट डे इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जब आप व्हाइट बोर्ड पे जो है वो रूल्स लिख देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे, ताकि किसी भी किस्म का इब्हाम ना रहे, स्टूडेंट्स को पता हो कि उन्होंने जो है वो डेली रूटीन पे जो है वो काम कैसे करना है, तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, दिस इज कम्युनिकेटिंग रूल्स टू द स्टूडेंट्स, ताकि रूल्स को कम्युनिकेट करना स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसका ताल्लुक करेक्टिव डिसिप्लिन के साथ नहीं है। करेक्टिव डिसिप्लिन का मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम होने के बाद उसको करेक्ट करना करेक्टिव डिसिप्लिन में आता है। इमोशनल मैनेजमेंट का ताल्लुक स्टूडेंट्स की इमोशंस के साथ होता है। इंटेलिजेंट बिहेवियर रूल्स भी इसमें नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेटिंग रूल्स टू द स्टूडेंट्स, कम्युनिकेट करना जो भी रूल्स आपने बनाए हैं क्लासरूम में, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन इज Which model is based on reinforcement or behavior or control? तो इसमें कौन सा बिहेवियर है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को एप्रोप्रिएट बिहेवियर में चेंज किया जाता है। कौन करता है, टीचर करता है। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को एप्रोप्रिएट बिहेवियर में चेंज करता है। तो द करेक्ट आंसर विच इज रिलेटेड टू द रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर कंट्रोल, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इट्स नॉट रिलेटेड टू द चॉइस थ्योरी, जिसको जो है वो विलियम ग्लेसर ने पेश किया था। नॉट रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक मॉडल, जिसको जो है वो रुडोल्फ ड्रिकर्स ने पेश किया था। रियलिटी थेरेपी भी जो है वो इसको विलियम ग्लेसर ने पेश किया, वे भी इसके रेलेवेंट नहीं है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। थॉमस गॉर्डन टीचर्स इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग व्हिच वाज प्रेजेंटेड इन 1974, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज। तो इसको 1974 में थॉमस गॉर्डन ने पेश किया था टीचर्स इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग को। इसका क्या मकसद था, इट प्रमोट्स एक्टिव लिसनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को एक्टिवली सुनना और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इज द मेन थिंग इन द थॉमस गॉर्डन टीचर्स इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग मॉडल। The next one is behavior modification techniques are mainly used to, जैसे हमने पहले पढ़ा, the behavior modification techniques is used to change the behavior of the students। अब अच्छे behavior को change करना नहीं है, यहाँ पे जो students का bad behavior है उसको appropriate behavior में into good behavior जो है वो change करना जो है वो behavior modification कहलाता है। It's not related with the increasing homework of the student, it's not related to the reduce the teaching at the time of students, punish every
mistake of students? The correct answer is changing behavior of the student. Which of the following is the best example of child centered approach? Child centered approach होती है, एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है. चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच वो होती है जिसमें स्टूडेंट्स पे फोकस किया जाता है, स्टूडेंट्स की नीड्स पे, स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स पे, उनके इंटरेस्ट को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है. जबकि जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है उसमें टीचर जो है वो अथॉरिटी फिगर होता है, टीचर डिसाइड करता है कि उसके स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, टीचर जो है क्योंकि अथॉरिटी रखता है. लेकिन जब हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की तो ये बात करती है टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, नो, यूजिंग ओनली लेक्चर्स एंड नोट डिक्टेशन, नो, टीचिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड, टीच करना, पढ़ाना स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स को देखते हुए कि उसके स्टूडेंट्स जो है वो क्या सीखना चाह रहे हैं, इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट वन इज William Glasser choice theory 1988 says students choose behavior to satisfy love, freedom, power and fun. The correct answer जो विलियम ग्लेसर की जो थ्योरी है, चॉइस थ्योरी है, ये भी पूछा जाता है ये कब पेश की गई थी, 1998 में पेश की गई थी. और इसमें जो है वो क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो चूज करते हैं बिहेवियर को, किस लिए, ताकि वो अपनी लव की नीड्स को, अपनी फ्रीडम को, अपनी पावर को, अपने फन से रिलेटेड जो भी उनकी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें. The next one is which seating arrangement is best for the maximum interaction but reduce the board visibility for some students. तो उसमें एक यू शेप जो है वो क्लासरूम का जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, एक पेयर सिटिंग होता है जिसमें जो है वो दो दो पेयर बना दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के. तो उसके बाद जो है वो एक सर्कल जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट होता है और एक क्लस्टर होता है जिसमें 3-4 स्टूडेंट जो है वो इधर बैठे हुए हैं, 4 स्टूडेंट इधर बैठे हैं, 4 स्टूडेंट इधर बैठे हैं. तो टीचर क्या करता है, इनके क्लस्टर्स बना देता है. तो इसमें जो है वो पूछ रहा है विच टीचिंग अरेंजमेंट इज बेस्ट फॉर मैक्सिमम इंटरेक्शन में रिड्यूस द बोर्ड विजिबिलिटी. इसमें कौन सा ऐसा टीचिंग जो है वो सिटिंग प्लान है जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन तो सबसे ज्यादा होता है लेकिन बोर्ड विजिबिलिटी के इश्यूज होते हैं. तो वो जो है वो सर्कल जो है वो स्टाइल होता है. उसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो सर्कल की सूरत में बैठे होते हैं, टीचर का टेबल जो है वो इधर होता है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड होता है. तो ये स्टूडेंट तो इजीली जो है वो विजिबिलिटी होती है उनके लिए व्हाइट बोर्ड, लेकिन ये स्टूडेंट जो है वो नहीं देख पाते. तो इसमें जो है वो विजिबिलिटी का इशू होता है. सो द करेक्ट आंसर इज सर्कल. द नेक्स्ट वन इज which classroom management principle is the most directly connected with creating conditions which are favorable टू लर्निंग. तो इसमें जो है ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ, जो क्योंकि हम क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल में, क्लासरूम मैनेजमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि हम ऐसी कंडीशंस क्लासरूम में लेके आए, फेवरेबल कंडीशन हो ताकि जो है वो अफेक्टिव लर्निंग को मेंटेन किया जा सके, डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके, इंस्ट्रक्शंस को मैनेज किया जा सके, टाइम को मैनेज किया जा सके, रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके. इन तमाम चीजों को मैनेज करना ना सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्कि इसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होनी चाहिए. ये तमाम जो है वो मिलकर जो है वो क्लासरूम को मैनेज करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज क्लासरूम मैनेजमेंट व्हिच इज मोस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द creating condition which is favorable to learning. It's not a random sitting, it's not only avoiding punishment, it's not memorize the lesson. The correct answer is classroom management. Which type of discipline is imposed by the teacher or parents through rules and instruction? The correct answer is external discipline. External discipline क्या होता है, एक ऐसा discipline होता है जिसको parents, teachers, school administration जो है वो authorities जो है वो impose करती हैं किन पे, students पे, ताकि students जो है वो properly behave कर सके. स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं कि स्टूडेंट्स ने किस तरह से अपना काम करना है, किस तरह से जो है वो सोसाइटी में अपना जो अपनी जिंदगी गुजारनी है. तो इस हवाले से गाइड कौन करता है, उसको टीचर्स गाइड करते हैं, पेरेंट्स गाइड करते हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल अथॉरिटी गाइड करती है. तो इसलिए जो है वो इसको एक्सटर्नल डिसिप्लिन में काउंट करते हैं. जबकि सेल्फ डिसिप्लिन का ताल्लुक स्टूडेंट के साथ होता है कि स्टूडेंट खुद से देखते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये काम करना है. किसी भी तरह के टीचर की हेल्प, टीचर की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती. स्टूडेंट्स को खुद से पता ये मेरे लिए चीज बेहतर है, इसको हम सेल्फ डिसिप्लिन में काउंट करते हैं. स्टूडेंट्स खुद से परफॉर्म करते हैं. पॉजिटिव डिसिप्लिन में क्या होता है, टीचर जब स्टूडेंट्स को प्रेज करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं तो वो बेहतर परफॉर्म करते हैं. तो इसको पॉजिटिव डिसिप्लिन में काउंट करते हैं. करेक्टिव डिसिप्लिन जो है वो स्टूडेंट ने कोई मिस्टेक कर दिया तो टीचर जाकर क्या करते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि इसके करेक्टिव डिसिप्लिन के जरिए से जो है वो इसको रिजॉल्व किया जाता है. द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज
गिविंग स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू शेयर आइडियाज, बिलोंग्स टू विच, तो ये डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करने के बाद उसको डिस्कस करते हैं और देन जो है वो डिसीजन मेकिंग स्किल के जरिए से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है जिसमें टीचर स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करता है, स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट करता है, स्टूडेंट जो है वो अपने पीयर्स की रिस्पेक्ट करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, सबको जो है वो मौका दिया जाता है ताकि वो अपने आइडियाज को शेयर कर सके दूसरे स्टूडेंट से, टीचर्स के साथ। चेंजिंग टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड इज कॉल्ड, टीचिंग मेथड को चेंज करना स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हुए, द करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये चाइल्ड सेंटर्डनेस नहीं है, ये कॉपरेशन नहीं है, इट्स नॉट अबाउट रीइंफोर्समेंट, इट्स अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। लचक होती है, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की नीड्स को देखता है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज बेहतर है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, इंस्ट्रक्शन इज प्लान्ड, एक्टिविटीज आर प्लान्ड, सो दिस इज रिलेटेड विद द फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें जो है वो लचक को जो है उसमें जो है वो देखा जाता है। द नेक्स्ट वन इज फ्रेंडली इंटरेस्टिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज कॉल्ड, तो इसको रैपिड बोलते हैं अगर तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बेहतर है, स्टूडेंट जो है वो टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें, बेहतर तौर पर सीख सकें, अगर उनकी कोई क्यूरीज है तो उन क्यूरीज का टीचर आंसर देते हैं, तो इससे क्या होता है उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप डेवलप होती है, तो इसको हम रैपिड बोलते हैं। नेक्स्ट, रिस्टोरेटिव डिसिप्लिन फोकसेस ऑन, रिस्टोरेटिव जो डिसिप्लिन होता है उसका फोकस किस पे होता है, उसका फोकस होता है रिपेयरिंग रिलेशनशिप आफ्टर मिस्टेक्स, ताकि रिलेशनशिप जो होती हैं उनको रिपेयर किया जा सके आफ्टर मिस्टेक। गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को जो है वो रिपेयर करने, खत्म करने के लिए रिलेशनशिप को रिपेयर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रिस्टोरेटिव डिसिप्लिन कहते हैं। रिमूविंग स्कूल रूल्स, ये भी इससे रेलिवेंट बिल्कुल नहीं है। इग्नोरिंग कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के दरमियान झगड़ों को खत्म करना, ये भी इससे रेलिवेंट नहीं है। हार्श पनिशमेंट बाय द टीचर, टीचर जो है वो बहुत ज्यादा पनिशमेंट करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, स्टूडेंट्स को है वो सजा देता है, तो ये भी बिल्कुल इससे रेलिवेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज रिपेयरिंग रिलेशनशिप आफ्टर द मिस्टेक्स। The next one is telling students his work is good but handwriting needs improvement. टीचर का स्टूडेंट्स को बताना कि आपका काम अच्छा है लेकिन आपकी हैंड राइटिंग जो है उसमें आपको इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो ये पनिशमेंट से रेलिवेंट है बिल्कुल नहीं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बिल्कुल नहीं, पीयर मेडिटेशन नहीं, तो ये फीडबैक से रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि टीचर जो है वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को बता रहा है कि आप जो है वो आपका काम अच्छा है लेकिन आपकी हैंड राइटिंग में इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को फीडबैक दे रहा है। दिस इज रिलेटेड विद द फीडबैक टेक्निक। यूजिंग क्लासरूम टाइम इफेक्टिवली बिलोंग्स टू टाइम, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना किससे रेलिवेंट है? ये सोशल मैनेजमेंट से रेलिवेंट है? बिल्कुल नहीं। रिसोर्स के साथ मैनेजमेंट करना? बिल्कुल नहीं। टाइम का जो मैनेज करना है वो टाइम मैनेजमेंट के साथ ही है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। The next one is which component of classroom management deals with sitting, lighting and cleanliness and ventilation? तो सिटिंग अरेंजमेंट का ताल्लुक जो है वो लाइटनिंग, अगर हम बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की, तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो होती है उसका ताल्लुक जो होता है वो सिटिंग के साथ होता है, लाइटनिंग के साथ होता है, क्लीनलीनेस के साथ होता है, वेंटिलेशन के साथ होता है, तो ये फिजिकल मैनेजमेंट होती है, फिजिकल एनवायरनमेंट को मैनेज करना होता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सोशल मैनेजमेंट का ताल्लुकात को बेहतरी लाना होता है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मैनेज करना, ये जो है वो बिहेवियर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टाइम को मैनेज करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट से, जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं तो इसका ताल्लुक फिजिकल मैनेजमेंट से है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लेसन प्लानिंग, टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट कम अंडर। अगर हम बात करते हैं लेसन प्लानिंग की, टीचिंग मेथड्स की, असेसमेंट की, तो इसमें जो है वो इसका ताल्लुक इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट के साथ है। टीचर जो है वो इसमें जो है वो लेसन को प्लान करता है। बिफोर टीचिंग एनी टॉपिक इन द क्लास ही प्लान्स हिज लेसन सो दैट देयर स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल एंड टीचर कैन अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें इसका ताल्लुक इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट के साथ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट वन इज immediate feedback is important because it helps students to do what?
इट हेल्प स्टूडेंट्स टू इंप्रूव मिस्टेक्स इमीडिएटली। जब स्टूडेंट ने कोई भी मिस्टेक की है तो ऑटोमेटिकली जब आप उनको बताते हैं कि आपने इस चीज को ऐसे परफॉर्म करना है, तो इससे क्या होता है, वो इंप्रूव करते हैं, वो दोबारा से वो मिस्टेक्स नहीं करते, तो वो उनमें इंप्रूवमेंट आती है। ए टीचर इज अनेबल टू इंडिविजुअल अटेंशन ड्यू टू मैनी स्टूडेंट्स फेसेस व्हिच प्रॉब्लम, लैक ऑफ रिसोर्सेज, नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नो गुड मोटिवेशन, नो ओवर क्राउडेड क्लासरूम। जब आपकी क्लास में स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जो है वो स्टूडेंट्स है, टीचर अकेला है, मोर देन 50 मोर देन 17 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, तो फिर क्या होता है, टीचर्स के लिए इंडिविजुअल स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट की तरफ तवज्जो देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उससे वो किस वजह से होता है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम की वजह से होता है। जब क्लासरूम जो है वो स्टूडेंट से भरे होते हैं, टीचर्स के पास टाइम कम होता है, तो फिर जो है वो प्रॉपरली टीच करना टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है। इंडिविजुअल स्टूडेंट पे, हर एक स्टूडेंट को फोकस करना टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है। Which effect of indiscipline is most related to the student personality development? तो इसमें जो है वो better sitting arrangement है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं इनडिसिप्लिन की, तो जब नज़्मो ज़ब्त नहीं रहता तो उससे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कैरेक्टर पे। स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, फिर टीचर को उनको करेक्ट करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं अफेक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन की। नज़्मो ज़ब्त अगर ना हो तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी पे, स्टूडेंट की शख्सियत पे क्या असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनके कैरेक्टर्स पे। विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेज वर्किंग टुगेदर विद स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स? तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जिसके जरिए से स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स जो है वो मिलकर काम करते हैं? तो ये मोटिवेशन है नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, क्योंकि हमने फ्लेक्सिबिलिटी को पढ़ा था, अपने टीचिंग मेथड को स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हुए चेंज करना फ्लेक्सिबिलिटी है। रीइंफोर्समेंट भी नहीं है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट में क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को प्रेज करते हैं और उनको प्रेज करने से बाद में जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं, तो इसका ताल्लुक रीइंफोर्समेंट से भी नहीं है बल्कि कॉपरेशन से है। टीचर, स्टूडेंट जो है वो और पेरेंट्स आपस में कॉपरेट करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट वन इज स्कूल प्रोग्राम टू स्टॉप बुलिंग। बुलिंग का मतलब क्या होता है, गुंडागर्दी करना, स्टूडेंट्स को तंग करना, जो है वो बुलिंग में आता है। ए स्कूल प्रोग्राम टू स्टॉप, अगर हम बुलिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना, एंटी बुलिंग प्रोग्राम जो है वो स्कूल में इंट्रोड्यूस करना होंगे। ऑन द वेरी फर्स्ट डे जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स करने चाहिए, टीचर्स को मैनेज करने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स को, नए आने वाले स्टूडेंट्स को जो कि बुलिंग करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको डिफरेंट जो है वो टास्क दिए जाते हैं कि जो भी नया स्टूडेंट आएगा आपने जो है वो उसको किक करना है, उसको मारना है। तो इस तरह के जो एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे जो है वो होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को इस बात का इल्म हो और इन चीजों को रोका जा सके। क्लासरूम मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम द क्लासरूम डिसिप्लिन बिकॉज मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर एंड मोर प्रिवेंटिव एंड स्पोर्टिव। तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो क्लासरूम डिसिप्लिन से ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि हम बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो वो डील करती है प्रिवेंटिव मेजर्स भी है और सपोर्ट भी करती है स्टूडेंट्स को, जबकि डिसिप्लिन, क्लासरूम डिसिप्लिन का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन के साथ है। हम का जो क्लासरूम डिसिप्लिन है उसको क्लासरूम मैनेजमेंट में डिस्कस करते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट को क्लासरूम डिसिप्लिन में स्टडी नहीं किया जाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन क्लासरूम डिसिप्लिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एंड डी, प्रिवेंटिव एंड सपोर्टिव बोथ। The next one is, which discipline aims to stop problems before they happen? ऐसा डिसिप्लिन जो कि एम करता है, स्टॉप करता है, प्रॉब्लम्स को रोकता है बिफोर दे हैपन, अभी जो है वो प्रॉब्लम्स हुई नहीं उससे पहले जो है वो उसको कंट्रोल करना प्रिवेंटिव डिसिप्लिन कहलाता है। क्योंकि करेक्टिव डिसिप्लिन तब होता है जब प्रॉब्लम्स आ गई हैं आपके पास, अब आप उनका सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं लेकिन आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो फिर आप प्रिवेंटिव डिसिप्लिन को फोकस करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ करेक्टिव डिसिप्लिन? करेक्टिव डिसिप्लिन का सबसे पहला मकसद क्या होता है? टू रिवॉर्ड ओनली गुड स्टूडेंट? बिल्कुल नहीं। करेक्ट रॉन्ग बिहेवियर बिफोर ए प्रॉब्लम हैपेंस, तो इसका ताल्लुक जैसे हमने पहले पढ़ा प्रिवेंटिव डिसिप्लिन के साथ होता है, लेकिन किसी भी रॉन्ग बिहेवियर को करेक्ट करना आफ्टर ए प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो चुकी है उसके बाद उसको हल करना, तो इसका ताल्लुक करेक्टिव डिसिप्लिन के साथ होता है। लेकिन अगर पहले हो तो इसका ताल्लुक जो है वो प्रिवेंटिव डिसिप्लिन के साथ होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट वन इज यूजिंग स्पोकन वर्ड्स टू एक्सप्लेन ए लेसन। आपने बोलकर चीजों को एक्सप्लेन करना है,
तो इसका ताल्लुक जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से है, बिल्कुल नहीं। इमोशनल मैनेजमेंट के साथ है, बिल्कुल नहीं। फिजिकल मैनेजमेंट के साथ नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन से है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, बोलकर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। स्ट्रिक्ट लुक इज स्टॉप टॉकिंग स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, जब आप टीचर ने क्या किया कि टीचर ने स्ट्रिक्ट लुक दी है, स्टूडेंट जो है वो उसको देख के जो है वो डर गए हैं कि मैंने ये काम नहीं करना, अदरवाइज जो है वो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये किस चीज की एग्जांपल है, इफेक्टिव लिसनिंग की है, बिल्कुल नहीं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें टीचर जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि एक इशारा करता है और स्टूडेंट जो है वो बोलना बंद कर देते हैं, खामोश हो जाते हैं, डर जाते हैं कि स्टूडेंट अगर मैं दोबारा से ऐसा करूंगा तो टीचर जो है वो मुझे पनिशमेंट देगा। फोकसिंग ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट एबिलिटीज ड्यूरिंग टीचिंग इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटरनेस, जब आप स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं चीजों को, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव डिसिप्लिन होता है, नहीं। सोशल मैनेजमेंट, नहीं। बल्कि चाइल्ड सेंटर्डनेस होता है, बल्कि आपका फोकस चाइल्ड स्टूडेंट पे होता है, उनके इंटरेस्ट पे होता है, उनकी नीड्स पे होता है, उनकी एबिलिटीज पे होता है, ताकि आप जो है उनकी एबिलिटीज को देखते हुए अपने लेसन को प्लान कर सकें और स्टूडेंट जो है वो इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिटेल के साथ उन एमसीक्यूज को डिस्कस किया जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में किसी भी टीचिंग की पोस्ट के लिए बारहा पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 को, और मैं आपको यह बताता चलूं कि हमारे ऑनलाइन सेशन जो है वो कंटिन्यू है। इस हवाले से अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसके जस्ट 6000 चार्जेस हैं, और अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0333260504503324897843 पर कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एमके प्रेपरेशन के जो है वो आप चैनल को ज्वाइन करके इंफॉर्मेटिव वीडियोस को हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।